क्योंकि भाजपा जो है वो भारत के संविधान को नहीं मानती। आरएसएस का एजेंडा क्या है? तो हिंदी, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान। तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो लागू करने के लिए जो मराठी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, झूठ बोलकर, यदि देवेंद्र फडणवीस यदि ये फैसला ला रहे हैं तो इसके पीछे केवल वन नेशन वन इलेक्शन वाला ही मामला छुपा हुआ नहीं, तो एक देश में एक साल जैसे ही लोग रहे, एक ही भाषा बोले, एक ही कपड़े पहने और एक ही आदमी को नेता माने। बाला साहेब ठाकरे इन्होंने हमेशा मराठी मानूस की और मराठी भाषा के साथ वो रहे हैं। चुनाव आयोग को जब जब सवाल पूछते हैं तो एक तो देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह, दो ही लोग उसका जवाब देते हैं, मगर जांच में ही ये सारा चिट्ठा खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठी हुई है और इन्होंने बहुत बड़े संख्या पे वोटों की धांधली करते हुए ये वोटों की चोरी से सरकार जो है ये बनी हुई है। वारी जो है वो जात, धर्म, पंथ और लिंग से परे, यानी सब ये कुछ भेद को न मानते हुए एक चलने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। और इस सांस्कृतिक उत्सव में वारकरी जो संप्रदाय है, ये पहला संप्रदाय की बहुजन समाज के संत ये संप्रदाय में से निकले और उन्होंने पूरे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उन्होंने अपना एक संदेश दिया। और ये पूरी जो परंपरा है ये एंटी राइटिस्ट है। नमस्कार, आपका स्वागत है द वायर में। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। आज मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी। महाराष्ट्र में कई मुद्दे लगातार चर्चा में हैं, उसमें से एक मुद्दा अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वोटों में जिस तरह से वृद्धि हुई है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा को लेकर एक विरोध हो रहा है। अनेक बुद्धिजीवी हो, साहित्यिक हो और मराठी आम लोग हो, इसका सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यमों से लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा में इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र में आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है, विशेषतः मुंबई में हो रहे बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि देश का एक अहम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हर्षवर्धन जी द वायर में। हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आप जो है वो सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप इसको मानते हैं कि ये मराठी संस्कृति पर हमला है? और ये भी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय लिया है, पहले तो ये निर्णय जो है वो अप्रैल में आया था, उसके बाद में इसको स्थगिति दी गई और फिर से इसको जून में जो है वो सरकार लागू करने जा रही थी। क्या आप मानते हैं कि इसको जो स्थानीय जो चुनाव आने वाले हैं, विशेषतः मुंबई में बीएमसी के चुनाव हैं, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? इसके बहुत सारे आयाम है। पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 16 अप्रैल को ये फैसला सरकार ने लिया कि तीसरी भाषा लागू करने की बात है। इसमें हिंदी है कि और कोई भाषा है ये अलग चीज है, मगर तीसरी भाषा का फैसला जो हिंदी के स्वरूप में सख्ती के साथ जो लिया गया वो 16 अप्रैल को लिया गया। उसके 3-4 दिन के बाद इन्होंने, सरकार ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस फैसले को निरस्त करते हैं। उसके बाद कल परसों जाके कई इन्होंने और शब्दों को बदलकर उन्होंने उसी अंदाज में इसको लागू किया है। यानी झूठ बोलने का और कुछ ये इसके पीछे क्या राजनीति है ये इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है और इसके पीछे कोई तो भी गहरी साजिश होने का भी इसमें अंदेशा है, नंबर 1। और सरकार ने यदि उसको पिछले अप्रैल में उसको निरस्त करने का फैसला लिया था तो आज उसको लागू क्यों कर रही है, एक सवाल अपने आप में खड़ा है। दूसरी चीज, किसी भाषा को विरोध नहीं है, हिंदी को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेहरू जी ने जो कहा था 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला हमें दिया था बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो मातृभाषा, दूसरी हिंदी को लेकर और तीसरी अंतरराष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी को लेकर। ये 3 भाषा में शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। नेहरू जी ने जो कहा था वो चीज बहुत ही अच्छी थी और हम कांग्रेस से होने के नाते, देशवासी होने के नाते इस फैसले का पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब इसे हिंदी भाषा का विरोध नहीं है तो ये जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें तीसरी लैंग्वेज को घुसाना जो है ये टेक्निकली गलत है। और टेक्निकली गलत है ये
सभी भाषा के जो विद्वान हैं, जो बाल मानस शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है, साइकेट्रिस्ट जिनका सब्जेक्ट है, और समय समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा स्थापित जो सारी कमिटियां थी, सारे आयोग थे, उनकी रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि 3 भाषा को प्राथमिक शिक्षा में लागू ना करें। और इसके बावजूद यदि सरकार कुछ कर रही है तो ये क्यों कर रही है, ये भी एक हमारा सवाल उसके साथ जुड़ा है। रही बात मराठी की, तो मातृभाषा ये में पढ़ाई करना ये हर किसी का अधिकार है, और शिक्षा व्यवस्था भी बताती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की आप नीति देखो, के कृष्णमूर्ति जी की नीति आप देखो, महात्मा गांधी ने नई तालीम के माध्यम से जो शिक्षा नीति बनाई उसे को लेकर हम बात कर सकते हैं, विनोबा भावे के विचार को भी बात लेकर बात करते हैं। तो इनमें सबने कहा है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। यदि मराठी में मुझे सपना गिरता है, यदि मैं विचार मराठी में करता हूं, तो मराठी में मेरी तालीम होना चाहिए। ये बहुत ही सरल तरीके से वैज्ञानिक सिद्धांत हमें इस चीज के लिए केवल चिन्हित नहीं करता है, तो इसकी वो बहुत पुरजोर से उसकी सिफारिश करता है। और ऐसा होने के बावजूद झूठ बोलकर यदि देवेंद्र फडणवीस यदि ये फैसला ला रहे हैं, तो इसके पीछे केवल 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला ही मामला छुपा हुआ नहीं, तो एक देश में एक साल जैसे ही लोग रहे, एक ही भाषा बोले, एक ही कपड़े पहने और एक ही आदमी को नेता माने, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये बंच ऑफ थॉट गोलवलकर गुरु जी की जो फिलॉसफी है, क्योंकि भाजपा जो है वो भारत के संविधान को नहीं मानती, वो बंच ऑफ थॉट को उनका संविधान मानती है, तो उन्होंने इस प्रकार से भाषा और शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या क्या होना चाहिए ये उस बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है। ये इस एजेंडा को आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सीधा है, आरएसएस का एजेंडा क्या है, तो हिंदी, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान। तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो लागू करने के लिए जो मराठी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे देश की तासीर क्या कहती है, तो हमारे देश की तासीर ये बताती है कि विविधता में एकता ही भारत की विशेषता। उस विविधता की एकता को ही खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रहा है। ये हमारा थेट जो है केवल आरोप ही नहीं, तो ये हम मानते हैं और इसलिए हम उसके खिलाफ में हैं। अभी तो आप विभिन्नता को खत्म कर रहे हो। अभी आपने जिस तरह से कहा, साजिश के खिलाफ हम लोग इस इनके तीसरी लैंग्वेज को लेकर हम इनके खिलाफ में हैं, और महाराष्ट्र धर्म को खत्म करने की साजिश है। शिव शाहू फुले अम्बेडकर और जो संत परंपरा महाराष्ट्र की है, जिसका लिटरेचर पूरा मराठी में है, और हमारा जो पूरा भाव विश्व जो है, जो इस मराठी भाषा के साथ समृद्ध हुआ है, ये सीधा हमला जो है उस पर हमला करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो। हर्षवर्धन जी, अभी आपने जिस तरह से कहा कि हमारा किसी भाषा को विरोध नहीं है, बल्कि विशेषता हिंदी को विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो पहली कक्षा के छात्रों में ये ला रहे हैं, 5 से 6 साल की उम्र में बच्चों को 3 भाषाएं यहाँ पर पढ़नी चाहिए, और मराठी का जिस तरह से पतन हो रहा है। जी बिल्कुल, ये कोई भाषा का विरोध का ये कोई प्रकरण नहीं, मैटर नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे संस्कृति पर एक किया हुआ हमला है। भाषा जो होती है वो केवल बोलने की भाषा नहीं होती, तो भाषा एक सभ्यता होती है, एक विचार होता है, एक परंपरा होती है, एक संस्कृति होती है। इन सारों को रिफ्लेक्ट भाषा के माध्यम से किया जाता है, और उसी भाषा पर किया हुआ जो हमला है, ये मराठी पर, मराठी मानुस पर किया हुआ हमला है, और ये मातृभाषा मराठी पे किया हुआ हमला है। हिंदी तो 5वीं कक्षा से पढ़ाई जाती है, उसका स्वागत है। बहुत सारी महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम की है, उसका भी कोई विरोध नहीं, उसका भी स्वागत ही है। और उसके साथ साथ कोई यदि अपनी मर्जी से हिंदी सीखना चाहता है, हिंदी लैंग्वेज लेना चाहता है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी देना चाहता है, तो उसका भी स्वागत है। इसलिए ये कोई भाषा की राजनीति नहीं है, और हिंदी को तो बिल्कुल विरोध करने का कोई कारण नहीं। ये एक कल्चर पर हमारे जो एक आक्रमण हो रहा है, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है, ये हिंदी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए बहुत आसान है, ये उनकी मान्यता है। क्योंकि आप देखिए कि नॉर्थ से लेकर तो बंगाल तक ये जो हिंदी बेल्ट है, उसमें भाजपा का मानना है कि वो वहां पर उनको राजनीति सरल है, सुलभ है, वहां जीत के आने के लिए उनके पास हथकंडे बहुत सारे हैं। मगर जहां भाषा बदलती है, जैसे बंगाल में भाषा बदलती है तो वहां मुश्किल है, नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए मुश्किल है, उड़ीसा में उनके लिए मुश्किल है, और नॉर्थ इंडिया में जहां द्रविडियन भाषाओं का जो एक
क्लस्टर बना हुआ है, वहां पर भी बीजेपी को कम्युनिकेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब इसको महाराष्ट्र में आकर ये सारा थमा हुआ है, और महाराष्ट्र में यदि हिंदी को लाते हैं तो यहाँ पर भी उनके लिए एक फर्टाइल लैंड होगी। इतना एक क्रूरता के साथ यहाँ के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और उनकी लाइवलीहुड को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनकी जो तहजीब है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुचलने के लिए निकली है। ये उसके पीछे का षड्यंत्र है। और सारे जो सारस्वत है, सारे जो साहित्यिक है, सारे जो भाषा के विद्वान है, ये सारे भाषाओं के विद्वान हमारी ये जो भूमिका है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताते चलूं कि ये सबसे पहले भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ली है कि इसको, ये जो आक्रमण है उसको रोकने की, और ये हमारी भूमिका के बाद सारे लोगों ने इसकी सराहना की है। और केवल सराहना ही नहीं की, तो जो भी बात हम रख रहे हैं उसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने इसके खिलाफ में लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, ये उनकी राय है। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, ये राष्ट्र करके हम भारतीय ही है। और हिंदी बोलना, हिंदी में कोई बात करता है, हिंदी फिल्म हो, हिंदी साहित्य हो, साहित्य तमाम अकादमी में निकली है, उसको लेकर कोई विरोध नहीं, बल्कि उसका स्वागत है। पूरी बॉलीवुड जो है, वो पूरी बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, सारे हिंदी पिक्चर महाराष्ट्र से निकलते हैं, उसको लेकर भी हमें उसका भी अभिमान है। ये जो चल रहा है उसको लेकर रास्ते पर भी उतरना चाहिए, और सबने मिलके एक आवाज उठाकर ये जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को समझते हुए उसके खिलाफ में अपना प्रोटेस्ट करना। अभी आपने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि चुनाव जीतने के लिए वो एक भाषा, एक राष्ट्र, ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो ला रही है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है, विशेषतः बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का बहुत ही अहम चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए भाजपा ने ये सब हिंदी वाला जो इम्प्लीमेंटेशन किया है या आ रहे हैं, क्योंकि हम देखें तो मुंबई में जो है वो हिंदी भाषिक लोग हैं, उसकी करीब मतदाताओं की संख्या जो है वो 20% से भी ज़्यादा है। आप लगातार प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट चला रहे हैं, आप सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं, बुद्धिजीवी हो, साहित्यिक हो, उनको खत लिख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या उनके पार्टी के नेता सामने आके महाविकास आघाड़ी कंबाइन में एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? नहीं, ये सारा एक सांस्कृतिक लड़ाई है, और इसमें सभी ने, जो राजनीतिक दल है, सभी दलों ने इसमें सम्मिलित होना चाहिए, सभी नागरिकों ने और साहित्यिकों ने इसमें आना चाहिए। ये हमारी अनुरोध है, भूमिका है, और इस भूमिका पे हम चल रहे थे। इसमें हर इंडिपेंडेंट पार्टी को अपने अपनी राय रखने का उसमें पूरा अधिकार है। आपने पहले जैसे पूछा कि मुंबई महानगर पालिका को देखते हुए कुछ करना चाहते हैं क्या, तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई महानगर पालिका को लेकर ही इस प्रकार का विचार होगा, क्योंकि मराठी को लेकर और हिंदी बात करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा है, और लॉन्ग टर्म एजेंडा होने के कारण उसमें ये अड़े हुए हैं। मेरा तो बल्कि सरकार से उल्टा एक सवाल है कि गुजरात को भी आप आपकी एक फर्टाइल लैंड मानते हो। गुजरात में 2002 के दंगों के बाद आपने वहां पर भी एक मॉडल खड़ा किया है, जिस पर आप रिप्लिकेट हर जगह उसको करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी अक्षमता तक फैलाकर एक बड़ा यहाँ राइट होने के लिए आपके जो जिम्मेदार मंत्री है वो आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। मुंबई महानगर पालिका की हद तक इतना बोलूंगा कि कोकण जो बेल्ट है, उस कोकण बेल्ट में भी बहुत बड़े पैमाने पे फसाद करके बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीतने का इनका इरादा है। मगर गुजरात की जानिब से, गुजरात के संदर्भ से मुझे देवेंद्र फडणवीस सरकार को ये पूछना है कि गुजरात की शिक्षा नीति में क्या है। गुजरात में जो है वो पहली कक्षा में वहां गुजराती है, तीसरी कक्षा में वो गुजराती के साथ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और चौथी के आधे साल के बाद यानी 4.5 में वो हिंदी पढ़ाते हैं। यदि बगल वाला, महाराष्ट्र के बगल वाला गुजरात है, वहां पर एक भाषा का पैटर्न है, और वहां का भाषा का पैटर्न जब आप उसका उल्लेख करते हो तो आप गुजराती भाषा का आदर और अदब और गुजरात की सभ्यता और उसके कल्चर को मान्यता देते हो, अंग्रेजी तीसरी में लाते हो, हिंदी 4.5 में लाते हो, तब आप अलग संदर्भ से बात करते हो, और महाराष्ट्र में आप अलग संदर्भ से बात करते हो। तो इसके जो कारण है वो कारण बहुत संगीन स्वरूप के है, और ये विविधता में एकता ही भारत की विशेषता को बदलने के लिए उठाया हो उनका ये कदम है।
क्या आपको लगता है कि बाकी जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष है वो आपके साथ आना चाहिए इस लड़ाई में मराठी के? बाकी के पक्ष की बात नहीं, मैं तो सत्ता के भीतर बैठे हुए लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ। ये जो शिक्षा मंत्री है दादारावजी भुसे साहब, ये शिंदे सेना के, शिवसेना शिंदे गुट के शिक्षा मंत्री है, और बाला साहेब ठाकरे इन्होंने हमेशा मराठी माणूस की और मराठी भाषा के साथ वो रहे हैं। अब जो मराठी भाषा ही अस्मिता का मुद्दा करके राजनीतिक दल बना हुआ है, यदि उनके दल का ही मंत्री यदि देवेंद्र फडणवीस जी के चंगुल से यदि पानी पी रहा है तो ये बड़ा संगीन बात है। मैं तो उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप जिस दल से हो, दल का जो सूत्र है, उनका जो एक सिद्धांत है मराठी को लेकर, उसका आप पालन क्यों नहीं करते? मेरा तो उसके चल के जो एनसीपी अजित पवार गुट है, दल है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके सत्ता में होते हुए आप ये क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये कोई महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति ऐसा झगड़ा नहीं है, ये कोई मराठी विरुद्ध हिंदी ऐसा भी झगड़ा नहीं है, ये विशुद्ध स्वरूप में एक सांस्कृतिक लड़ाई है, और इस सांस्कृतिक लड़ाई में सब ने दल से उभर कर, दल से ऊंचा उठकर इस चीज को देखना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। विरोध करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा बहुत ही अहम सवाल है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र के चुनाव, जिस तरह से 2024 में चुनाव होते हैं उसके ऊपर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उनके निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की वृद्धि हुई है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन राहुल गांधी सवाल किससे कर रहे हैं? वो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब भी राहुल गांधी सवाल करते हैं उसका जवाब देने के लिए बीजेपी का कोई मंत्री आता है, या खुद कल फडणवीस ने सोशल मीडिया द्वारा उसका जवाब दिया है। क्या लगता है आपको, जवाब मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से, जवाब दे रहा है बीजेपी? चुनाव आयोग को जब जब सवाल पूछते हैं तो एक तो देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह, दो ही लोग उसका जवाब देते हैं। इसके पहले राहुल जी ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है बावनकुळे जी, उनके कामठी कॉन्स्टिट्यूंसी का चिट्ठा उन्होंने अपने आर्टिकल में खोला था, और कल उन्होंने जो बताया है वो देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 महीने में 8% वोट बढ़ा है। कुछ बूथ पे 2% है तो कुछ बूथ पे 40-50% तक वोट की वृद्धि हुई है, और ये वोट जिस मोबाइल से इनरोल हुए हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। तो कुछ ही चुनिंदा मोबाइल से इतने बड़े संख्या पे 8% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनुअल में कहता है कि यदि 2% से ज्यादा यदि वृद्धि होती है तो उसका वैलिडेशन होना चाहिए। जो बीएलओ होता है, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, उसने उस बढ़ते हुए वोटर को वैलिड करना चाहिए, वो रहता नहीं कर रहा, उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए, और वेरिफिकेशन भी कुछ हुआ नहीं है। तो राहुल जी ने जो ट्वीट किया है वो सच्चाई है, और ये सच्चाई जो है ये स्वीकारते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने रिजाइन करना चाहिए, इसकी जांच लगाना चाहिए, और जांच का नतीजा आने के बाद ही उन्होंने कोई पक्ष की बात सोचना चाहिए। मगर जांच में ही ये सारा चिट्ठा खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठी हुई है, और इन्होंने बहुत बड़े संख्या पे वोटों की धांधली करते हुए ये वोटों की चोरी से सरकार जो है ये बनी हुई है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी के इलेक्शंस है, वो महाविकास आघाड़ी जो है वो एक संघ यानी एक गठबंधन के साथ लड़ेगी, या जिस तरह से हमने देखा है कि 2024 में महाविकास आघाड़ी की बुरी तरह से हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, क्या कोई नई रणनीति कांग्रेस यहाँ पर ला रही है? या कांग्रेस यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का गुट है और एनसीपी शरद पवार जी का गुट है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ेगी? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो दो चुनाव हम साथ साथ लड़े, एक इंडिया अलायंस बोलिए या महाविकास आघाड़ी बोलिए, हम पार्लियामेंट और असेंबली दोनों एक साथ लड़े। पार्लियामेंट में बहुत अच्छा नतीजा आया और विधानसभा में उस प्रकार से नतीजे अच्छे आ नहीं पाए। अब रही बात लोकल बॉडी इलेक्शन की, तो लोकल बॉडी इलेक्शन में हम ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि सारे जो फैसले हैं, जो हमारा लोकल यूनिट है, जिला कांग्रेस कमेटी है या अन्य कोई हमारा लोकल जो लीडरशिप है, यूनिट है, उन पर उनको ये अलायंस का हमने अधिकार प्रदान किए हैं। तो वहां की क्या सिचुएशन है ये देखकर वहां पर अलायंस किया जाएगा, क्योंकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है और इसमें स्टेट लेवल पर कोई पॉलिसी तय करना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए लोकल
लेवल पर ही इसके फैसले होंगे। विशेषता मैं ये सवाल आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या होगा लोकल लेवल की तो आपने बात की, लेकिन मुंबई में क्या होगा? मुंबई महानगर पालिका जो है, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देश का एक अहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पर क्या हालात होंगे? आप उद्धव ठाकरे जी के साथ लड़ेंगे, शरद पवार जी के साथ लड़ेंगे, या अलग सा कुछ? ये समय आने पर इसका फैसला जरूर लिया जाएगा, मगर लोकल यूनिट को विश्वास में लेकर हम इसका फैसला करेंगे। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हर्षवर्धन जी। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र का जो सार्वजनिक माहौल या सौहार्द वाला माहौल है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि अभी अभी आप कल परसों ही वारी, जो पंढरपुर के लिए वारी निकलती है, उसमें जाकर आए हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि सोलापुर जैसा ज़िला है, वहाँ पर जो है वो धार्मिक भावनाओं का सम्मान मानते हुए 10 दिनों के लिए वहाँ पर मीट जो है वो बैन किया है। और भी कई सारे फैसले लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वारी को देखते हुए। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मीट बैन करना 10 दिनों के लिए, या आप कौन क्या खाना चाहता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप कौन होते हो कि इसको तय करने वाले कि क्या कौन खाएगा 10 दिनों में? वारी जो है वो जात, धर्म, पंथ और लिंग से परे, यानी सब ये कुछ भेद को न मानते हुए एक चलने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। और इस सांस्कृतिक उत्सव में वारकरी जो संप्रदाय है, ये पहला संप्रदाय की बहुजन समाज के संत ये संप्रदाय में से निकले और उन्होंने पूरे भोजन हिताय भोजन सुखाय, उन्होंने अपना एक संदेश दिया। और ये पूरी जो परंपरा है ये एंटी राइटिस्ट है। जो बीजेपी की जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक न रखने वाली, उस पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी को नकारने वाली जो विचारधारा है वो वारकरी संप्रदाय की विचारधारा है। और इस विचारधारा को बड़े आजादी से पहले से ही ये उत्सव जो है हम मनाते आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने का प्रयास करती है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या काम क्या होता है कि किसी चीज को भी वो अपने तरफ खींचने के लिए, उसको कैप्चर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो कैप्चरिंग के ये प्रयास है, मगर ये बेबुनियाद है। और इस प्रकार से कोई 10 दिन की या कोई बात लोकल लेवल से आती है या उस प्रकार से जनभावना बनती है, तो उसके फैक्ट चेक करके ये चीज होना चाहिए। मगर लोकप्रियता के लिए और हर चीज में पोलराइजेशन कैसे हो सकता है, ये ध्यान में रखते हुए उनका हर फैसला लिया जाता है। ये भी जो फैसला है, लोगों को इसमें कोई पाबंदी की जरूरत नहीं थी। उस जहाँ जिस गांव से दिंडी जाती है उसमें सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। और पंढरपुर के भी लोग, जब जिस दिन वारी और सब होता है तो उसमें उनका भी सहयोग होता है। तो ये जो फैसला है, ये फैसला बिना पूछे हुए और केवल सुर्खियों में रहकर पोलराइजेशन के लिए उठाया हुआ कदम है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।